साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और भी शानदार क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन मैं इसमें लेकर के आया हूं, जो एकदम आपके एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। और ये इसमें से आप जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले होंगे और आगे भी देखने को मिलेगा। साथियों एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बहुत ही शानदार और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और स्टेट और बीपीएससी दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं सारे क्वेश्चन को ला रहा हूँ लगातार। आप बस अपना चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। आप मेरा साथ निभाइए, मैं आपका साथ निभाऊंगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तबला के आविष्कारक कौन है? दोस्तों तबला के आविष्कारक किनको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे। इन्होंने तबला का आविष्कारक किया और तबला के आविष्कारक के साथ साथ कव्वाली और सितार का भी आविष्कारक इनको माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, मृदंग के आविष्कारक कौन है? मृदंग के आविष्कारक स्वाति नामक एक ऋषि थे, मुनि थे, ठीक है, उनको माना जाता है। कई सारे ग्रंथों में मैंने इसको पढ़ा, लेकिन मुझे स्वाति नामक जो व्यक्ति थे वो ऋषि थे, शायद ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन उनका नाम स्वाति था। उन्हीं का स्रोत मिल रहा है मृदंग के आविष्कारक में, ठीक है। चलिए ओंकारनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? दोस्तों ओंकारनाथ ठाकुर के गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे। चूँकि ओंकारनाथ ठाकुर ग्वालियर घराने के कलाकार थे और विष्णु दिगंबर जब उनके गुरु हैं तो वो भी ग्वालियर घराने के ही थे। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर के मतलब कि ये किन के शिष्य थे? तो इनके शिष्य थे, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? देखिए दोस्तों भारत ने जो विकृत स्वर माने हैं वो आपका 2 माने हैं। साधारण इसका विकृत का वो उन्होंने विकृत इसका संज्ञा नहीं दिया, उन्होंने विकृत को साधारण स्वर बोला है, ठीक है। अंतर्ग और काकलिनी जो 2 स्वर माने हैं उसको उन्होंने साधारण का संज्ञा दिया है। प्रकीर्णन अध्याय किस ग्रंथ का अंश है? दोस्तों प्रकीर्णन अध्याय किस ग्रंथ का अंश है? तो ये संगीत रत्नाकर का अंश है, ठीक है। स्वराग और प्रकीर्ण प्रबंध तालवाद नृत्य करके राग, ये आपका संगीत रत्नाकर का जो अध्याय है उसमें प्रकीर्णन अध्याय उसी का है। धानबड़ नगर स्थान किससे संबंधित है? धानबड़ नगर स्थान का आंसर संगीत परिजात हो जाएगा, क्योंकि 1650 में धानबड़ नगर का संबंध संगीत परिजात के रचना से माना जाता है, ठीक है। पंडित रविशंकर का घराना कहाँ है? देखिए दोस्तों ये धनबड़ नगर जो है संगीत परिजात का जो रचना हुआ था इसी जगह पे हुआ था, ऐसा स्रोत मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंडित रविशंकर का घराना कहाँ है? पंडित रविशंकर का घराना मैहर मानता है बिहार बोर्ड, और मैहर ही हम लोग मानेंगे। नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के 2 प्रकार है, आहत और अनाहत। काकू के कितने भेद है? दोस्तों काकू के संगीत रत्नाकर के अनुसार 6 भेद है। और यहाँ पे जब किसी ग्रंथ का नाम यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग नॉर्मल 6 ही लगाएंगे, ठीक है। अगर पूछा रहता कि भरत के अनुसार कितने काकू है तो हम लोग 2 लगाते, क्योंकि भरत ने सकांश और निराकांश नामक 2 काकू की चर्चा किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। बृहदेशी में कितने प्रबंध माने गए? बृहदेशी किन की रचना है दोस्तों? मतंग की। मतंग ने बृहदेशी की रचना की और मतंग ने 49 प्रबंध माने हैं। और वहीं आपका 75 जो प्रबंध है ये संगीत रत्नाकर के अनुसार से है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर कब लिखा गया? सारंगदेव का संगीत रत्नाकर दोस्तों 13वीं शताब्दी में लिखा गया, जैसा कि हम सभी अवगत हैं इससे। तानसेन का संबंध किस घराने से था? तो दोस्तों देखिए तानसेन का जो संबंध बोर्ड मानता है वह ग्वालियर मानता है। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आएगा कि चूँकि तानसेन से रिलेटेड सेनिया घराना और आपका बानिया घराना मिलता है, तो आपको बता दें कि वैसे घराने का जो उल्लेख मिलता है कि घराने कब से बने, तो तानसेन के बाद से ही घराने का स्रोत मिलता है कि तानसेन के समय ही घरानों का उसको क्या बोलेंगे, सृजन हुआ, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि तानसेन के जो पुत्र का घराना था उसको सेनिया माना गया और उनके पुत्री से जो घराना निकला उसको बानिया माना गया। लेकिन तानसेन का जो संबंध है, उनकी जो घराने का स्रोत मिलता है, उनको ग्वालियर से ही माना जाता है, क्योंकि वो ग्वालियर से वो संबंध रखते थे। और किस प्रकार संबंध रखते थे मैं आपको किसी दूसरे सेपरेट वीडियो में उसको मैं समझा दूंगा। घराने का कोई एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, उसमें मैं समझा दूंगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में मीट को क्या कहते हैं? वेस्टर्न म्यूजिक में मीट को स्लर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का मीट है वहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक में उसको स्लर बोलते हैं। ठीक है, राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थाट जो होता है ना, थाट, उसमें कम से कम आपको 7 स्वर चाहिए। लेकिन राग में अगर अधिकतम स्वर की प्रयोग करें तो 7 होगा, लेकिन कम से कम कितने स्वर की अगर बात आए तो 5 स्वर से कम हम लोग का स्वर नहीं होना चाहिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। सादा रंग आधा रंग के आश्रयदाता कौन थे? देखिए, सादा रंग और आधा रंग के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले नामक एक शासक थे। उनके समय में ये लोग दोनों कलाकार हुए और सादा रंग आधा रंग ये लोग ख्याल गायकी का बहुत ही प्रचार किए थे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आगरा घराने के रत्न कौन है? आगरा घराने के जो रत्न हैं, यहाँ पे आपका उस्ताद फयाज खां को आगरा घराने का रत्न माना जाता है। दोस्तों आगरा घराने के जो रत्न है उस्ताद फयाज खां, इनका जन्म कब हुआ था ये बताइएगा। ठीक है, और यहीं पे आपके पंडित जसराज जो है इनको मेवाती घराना से माना जाता है। ठीक है, ये इनको माना जाता है किराना घराना से। ठीक है, अब्दुल करीम खां को। सिद्धार्थ खां ये दिल्ली के है, तबला का घराना है दिल्ली का, उसका इन्होंने सृजन माना जाता है इनसे। भारत के अनुसार काकू के कितने प्रकार हैं? मैं पिछले अभी कुछ देर पहले मैं बता चुका हूँ कैसे 2 है, 2 इसका आंसर कैसे होगा मैं बता चुका हूँ। निम्नलिखित में अहोबल के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? तो निम्नलिखित में जो संगीत मकरंद तो नारद ने लिखा है। ठीक है, और राग परिजात का मुझे कोई स्रोत नहीं मिलता है, राग परिजात नामक ग्रंथ का। ठीक है, नारदीय शिक्षा नारद ने लिखा है, इसका आंसर संगीत परिजात हो जाएगा, अहोबल के द्वारा, पंडित अहोबल के द्वारा। ठीक है, और 12 स्वरों को बीड़ा के तार पर स्थापित किसने किया? तो अहोबल ने ही किया था, श्रुतियों से रिलेट करते हुए। आइए, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पे है? दोस्तों मध्यम ग्राम में, षड्ज ग्राम में तो 17वीं श्रुति पे माना जाता है, लेकिन मध्यम ग्राम में एक श्रुति नीचे आ गया था प्रमाण करते समय। ठीक है, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के जैसा दक्षिण पद्धति में प्रचलित कितने थाट हैं? तो दोस्तों जैसे हिंदुस्तानी संगीत में हम लोग का 10 थाट प्रचलित है, उस तरह से आपके दक्षिणी संगीत में 19 थाट प्रचलित है। ठीक है, तो दक्षिणी संगीत में कितने थाट प्रचलित हैं? 19 थाट प्रचलित है। वेस्टर्न म्यूजिक का प्रचलित स्वर लिपि कौन सा है? दोस्तों वेस्टर्न म्यूजिक में प्रचलित, वैसे तो देखिए वहाँ पे 4 स्वर लिपि माने गए हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे प्रचलित स्वर लिपि है उसको स्टाफ बोलते हैं। संगीत परिजात कब लिखा गया? 1650 में लिखा गया, मैं बता चुका हूँ। नान्यदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? देखिए दोस्तों, नान्यदेव ने भरत भाष्यम लिखा। और आपको एक बहुत ही शानदार बात बता दूँ, ये जो 22 श्रुति का जो हम लोग नाम देखते हैं, तिवरा कुमति मंद्रा छंदवती करके जो 22 श्रुति हम लोग का, ठीक है, ये जो नाम है तिवरा कुमति मंद्रा छंदवती दायावती, ठीक है, ये जो नाम है इसका नामकरण का स्रोत जानते हैं आपको कहाँ से मिलता है? इसी भरत भाष्यम ग्रंथ से मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। जब किसी बोल को 3 बार बजाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी बोल को 3 बार बजाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तिहाई कहते हैं। ठीक है, लता मंगेशकर जी का घराना कौन सा है? तो लता मंगेशकर जी का जो घराना है वो भिंडी बाजार से माना जाता है। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? दोस्तों अभिनव राग मंजरी के जो लेखक हैं उनको भातखंडे जी को माना जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना विचार कमेंट में लिखा करिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपका और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और मुझे मेरे अंदर क्या कमी है वो भी लिखिएगा। मैं हर कमेंट का स्वागत करूंगा। और साथियों, मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ अगर आपके मित्रगण हैं जिनको अभी तक मतलब ये कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, अगर मेरे वीडियो के माध्यम से अगर उनका भी कुछ अभ्यास हो जाएगा, उनकी भी कुछ तैयारी हो जाएगी, तो ये बहुत ही एक नेक काम हो जाएगा। तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? ठीक है, स्वरमेल कलानिधि के लेखक जो है रामा मात्य को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पुंडरीक विट्ठल का कौन कौन सा रचना है कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ पुंडरीक विट्ठल के कुछ रचना के बारे में, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों किसी भी वीडियो को आप स्किप ना करिए।
कब मेरे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आ जाता है या किस वीडियो में मैं कौन सा कंटेंट लेकर आ जाऊँ, ये ना आपको पता है ना हमको पता है। तो इसलिए हर एक वीडियो को अगर आप देखते हैं तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, सारे जो आपके बीपीएससी स्टेट या जो भी और भी जो एग्ज़ाम, देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो टीजीटी पीजीटी का लगभग सिलेबस जो है ना वो लगभग आसपास ही रहता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम के नाम पे ही आपका क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कंटेंट तो वही है, हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? दोस्तों, राग के 10 लक्षण माने जाते हैं, लेकिन सारंगदेव के अनुसार 3 लक्षण माने जाते हैं। ठीक है, राग भूपाली का दक्षिण भारतीय संगीत में क्या नाम है? दोस्तों, राग भूपाली का जो दक्षिण संगीत में नाम है, इसका मोहनम नाम है। कुकुम्भिका रागनी किस राग का रागनी है? कुकुम्भिका जो रागनी है वो मालकौंस का रागनी है। ठीक है, संगीताभिलाषी के लेखक कौन है? संगीताभिलाषी के लेखक कौन है दोस्तों? तो आप इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा, संगीताभिलाषी के लेखक कौन? दोस्तों, संगीताभिलाषी के जो लेखक हैं आपके, ये ओंकारनाथ ठाकुर का ग्रंथ है संगीताभिलाषी। ठीक है, सारंगदेव, विष्णु नारायण और विष्णु दिगंबर पलुस्कर का, ये इन सभी का भी जो ग्रंथ है आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, और इस वीडियो में भी पीछे मैं कुछ ग्रंथों का नाम ज़रूर बताया हूँ। ठीक है, संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? संगीत में जो तार का कंपन होता है उसे आंदोलन कहते हैं। ठीक है, आंदोलित होता है कंपन करके, तब हम लोग का ध्वनि का क्या होता है, वहाँ से ध्वनि का जन्म होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न जोड़ी में अचल स्वरों की आंदोलन संख्या कौन है? तो निम्न जोड़ी में अचल स्वरों के जो आंदोलन संख्या है, देखिए अचल स्वर सबसे पहले होते क्या समझ लीजिए। सा और प को अचल स्वर तो बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सा और प को अचल स्वर बोलते हैं तो सा का कितना होता है आंदोलन संख्या? 240। ठीक, और प का कितना होता है? देखिए 240, 270 तो आपका रे का हो गया, 300 हो गया ग का, 320 म का, 360 इसका हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट ज़रा हम लोग स्क्रीन पे थोड़ा सा हाईलाइटर लेंगे। 360 होता है। ठीक है, 360 तो हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद गायन के साथ 4 ताल का प्रयोग होता है। ठीक है, लय के कितने प्रकार है? लय के 3 प्रकार है दोस्तों, विलंबित, मध्यम और मध्य, और ये क्या आपका द्रुत। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, ऋषभ और धैवत कोमल तथा शेष शुद्ध स्वर लगने से कौन सा थाट समझा जाता है? ऋषभ और धैवत कोमल अगर लग जाएगा और बाकी स्वर शुद्ध लगेंगे तो क्या होगा? रे और धा कोमल लगने से क्या होता है? आपका भैरव बन जाएगा। ठीक है, भैरवी के लिए दोस्तों कौन कौन सा स्वर कोमल लगता है? आप 36 नंबर क्वेश्चन के लिए भैरवी के लिए आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, पंचम वर्णित करने से किस थाट का निर्माण होगा? पंचम वर्जित करने से किस थाट का निर्माण होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है भैरव और यमन, इसमें से कोई ऐसा ये थाट नहीं है जिसमें पंचम वर्जित होता है, तो हम लोग का आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राग की मुख्य जाति कितने हैं? राग की जो मुख्य जाति है वो 3 है, लेकिन उपजाति की अगर बात आ जाए तो 9 होगा हम लोग का आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग का 38 का 3 हो जाएगा। संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं? संपूर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? 7, और साडव का 6, तो हम लोग का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। निम्न में ठुमरी किस राग में गाते हैं? ठुमरी किस राग में गाते हैं दोस्तों? तो भैरवी में गाते हैं। ठीक है, थाटों के नाम से, वैसे दोस्तों ठुमरी और भी कुछ रागों में गाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगा रहे हैं, और किस किस और रागों में गाते हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को देखिए। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपके एग्जाम के लिए ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, कोई भी वीडियो हो वो आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। थाटों के नाम से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? थाटों के नाम से जो राग उत्पन्न होते हैं ना, उन्हें आश्रय राग कहते हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ कि अपने ही थाट के नाम से जो राग का नामकरण होता है उसे आश्रय राग मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कितना शानदार रिसर्च वाला कंटेंट है आपके पास। ये जो क्वेश्चन है आप देखिएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप मेरे वीडियो को फॉलो करते जाइए। अगर आप देख रहे हैं इतना दिन से, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना, वहाँ पर आपको हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चूँकि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन लाता हूँ आपके पास।
ठाटों के नाम से ये मैं बता दिया। संगीत में वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, संगीत में जो वर्ण होते हैं ये 4 होते हैं, अस्थाई, आरोह, अवरोह और संचारी। 4 वर्ण होते हैं संगीत में। ठीक है, गुण, तारता, तीव्रता ये नाद के क्या हैं? गुण, तारता, तीव्रता ये नाद के क्या हैं? तो ये जो गुण है, तारता है, तीव्रता ये नाद की विशेषता है। ठीक है, जाति तो दोस्तों गुण को बोलते हैं जिसमें आपका बहुत सारे ध्वनियों को अलग अलग बजा रहे हैं लेकिन उसको समझ पा रहे, इसको जाति बोलते हैं। पिच और टिम्बर सब ये विशेषता के अंतर्गत ही आ जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये गुण जो है नाद का विशेषता है, गुण, तारता, तीव्रता ये सब। निम्न में तीव्र म युक्त राग कौन सा है? तो निम्न में तीव्र म युक्त राग कौन सा है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो पूर्वी है इसमें दोनों म लगता है। ठीक है, इसमें तीव्र म भी लगता है, इसलिए हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। संगीत में सोनेट शब्द क्या है? सोनेट शब्द से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों वेस्टर्न म्यूजिक में वादी स्वर को सोनेट के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न म्यूजिक निम्न में किस पर आधारित है? दोस्तों वेस्टर्न म्यूजिक जो है हारमोनिक पे ये आधारित है। वहाँ पे क्या होता है, हारमोनी पे इसलिए आधारित है, हारमोनी पे कि वहाँ पे स्वर संवाद माने जाते हैं, स्वर संवाद। ठीक है, कॉर्ड बेसिस वहाँ पे जो गायन होता है। हमारे यहाँ तो मेलोडियस म्यूजिक है, हमारे यहाँ मेलोडियस संगीत है। हारमोनियम किस स्केल पे आधारित है? ठीक है, तो हारमोनियम का जो स्केल है वो एक टेम्पर्ड स्केल होता है, टेम्पर्ड स्केल पे आधारित है। दोस्तों देखिए, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि अभ्यास यहाँ पे करते रहिए क्वेश्चन के माध्यम से, या मैं कॉन्सेप्ट वाला भी वीडियो मैं दिया हूँ पिछले कई वीडियो में, उसके माध्यम से आपका अभ्यास तो यहाँ पे होगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रूप से भी आप किसी अच्छे बुक को पढ़ते रहिए। आप राग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप राग परिचय के 4 भाग को अच्छे से पढ़ जाइए, बहुत ही बेहतर बुक है वो दोस्तों। ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम को कुछ हुआ बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना दिल से अपना मेहनत दीजिए, अपना समय दीजिए। ठीक है, आप किसी भी अच्छे बुक को पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो राग परिचय के 4 भाग को पढ़िए, और हमारे चैनल पे आप अभ्यास करते रहिए, या आपको और भी जहाँ से अभ्यास के लिए मिले आप अभ्यास करते रहिए। ठीक है, जितना अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर लगते हैं दोस्तों? तो 7 से ज़्यादा तो स्वर किसी में नहीं लगते हैं, तो हम लोग का आंसर 7 हो जाएगा। सुबह शाम 4 से 7 बजे गाने वाले राग को क्या बोलते हैं? संधि प्रकाश राग बोलते हैं। ठीक है, संधि प्रकाश, इस नाम से यह स्पष्ट है कि जहाँ प्रकाशों का संधि हो, यानी कि ना धूप हो, यानी कि ना दिन हो ना रात हो। तो ये समय कब आता है? सुबह और शाम में ही आता है, कि आधा अंधेरा आधा उजाला। ठीक है, मीड के कितने प्रकार हैं? मीड के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। मित्रों आज के इस वीडियो में 50 कंटेंट हम लोग कराए, 50 क्वेश्चन कराए। कैसा रहा वीडियो? ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हमारे मोटिवेशन के लिए दोस्तों मेरे चैनल को आप ज़रूर आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, शेयर किया कीजिए, लाइक भी किया करिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। साथियों मैं लगातार बना हूँ, मैं बहुत सारे कंटेंट को कम समय में कवर करने का मेरा लक्ष्य है। और आप चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट।